Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अभी नया नया है, ताज़ा ताज़ा है। और हैप्पी न्यू ईयर एक ऐसी शब्दावली है जो थोड़ा सा हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती रहती है। दूसरी बात, और मुबारकबाद है आप लोगों को और हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग आज जो हैं 4 मिलियन के जो बॉर्डर लाइन था उसे क्रॉस कर गए हैं। और कल एक छोटी सी गुजारिश मैंने की थी कि इस छोटी सी कमी को पूरा कर दिए, जिसे आप लोगों ने पूरा कर दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और आप सभी लोगों को, दीपक जी, सुशील जी, अर्पित जी, अमित जी, सभी लोगों को मेरा सुबह का नमस्कार। ठीक, अच्छा भाई, अब हम लोग अपने टॉपिक को देखें। कल हम लोग पढ़ रहे थे अपने टॉपिक में जो नाम था क्रांतिकारी आंदोलन, आज भी वही है, लेकिन जो यह दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन था ना, जिसे हम लोग पढ़ रहे थे कल, जिसमें नाम आ रहा था HRA का, एक बड़ा नाम है ना। तो HRA ने अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किलें तो पैदा कर दी हैं, दिक्कतें पैदा कर दी हैं। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, कल हम लोग ने पढ़ा था, और वो था काकोरी कांड। काकोरी कांड में थोड़ी सी कुछ चीज़ें होता नहीं, कुछ कमियां रह गई, कुछ छूट गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा कुनबा पकड़ लिया गया, जिसमें कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई, कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह हम लोग ने कल पढ़ा था। बच गए एक क्रांतिकारी, हमारे नौजवान, हमारे एक सशक्त नेता जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। तो उन्होंने अभी भी न उम्मीद छोड़ी है, न आस छोड़ी है, न तोड़ी है। और इसीलिए उन्होंने अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को और देश की आज़ादी को दिलाने का जो वायदा अपने आप से लिया था, उसको पूरा करने के लिए फिर से वो जुट गए हैं कि एक बार फिर से अपने साथियों को, नौजवान बच्चों को, जो देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार है, जो देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उनके साथ मिलकर फिर से इस बगीचे को सुंदर बनाया जाए। सुंदर सुंदर वो फूल जो बड़े बड़े नाम वाले होंगे आने वाले समय में, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो जो है वो दिखाई पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज पढ़नी है और हम लोग उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस वक्त गंगटिक वैली में रेवोल्यूशनरिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए अंग्रेजों को डराने का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी का रास्ता सिर्फ एक नहीं हो सकता है, एक नया रास्ता खोज निकाला गया है, या पुराने रास्ते को नया कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है, जिसे एग्रेशन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का संगम, यानी कि एक और सत्य और अहिंसा, जिसे लिबरल वे कहा जाएगा, एक और जिसे एग्रेशन कहा जाएगा, इनका संगम होगा जो आगे चलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाएगा। और इसी एग्रेशन को ले जाने वाले लोगों को हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं। वो बात अलग रही कि अंग्रेजों ने हमारे इन महान लोगों को आतंकवादी जैसा शब्द दिया है, लेकिन हम लोग ना उन शब्दों से इत्तेफाक रखते हैं, ना हम उन शब्दों को मानते हैं, ना उन शब्दों को कोई भी किसी भी तरह से स्वीकार करते हैं। ये हमारे महान हैं, ये हमारे महान नेता हैं, ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, जो अंग्रेजों की सत्ता को बदल देने के लिए बेकरार बेताब बैठे हुए हैं। जिस वक्त गंगटिक वैली में ये सारा काम चल रहा था, ठीक उसी समय पंजाब, क्योंकि हमने आपसे कहा था ना, भारत में हर जगह पर कहीं ना कहीं ऐसी शुरुआत हो चुकी है जो आज़ादी को लेकर जो परवाने हैं, जो दीवाने हैं, जो पतंगे हैं, जो आग है, वो उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं फैला देना चाहते हैं। तो पंजाब में भी एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है नौजवान भारत सभा। 1926 में संस्था को बनाया और पंजाब के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे अपने ज़माने में, जिनका नाम हुआ करता था छबीले दास मेहता, यशपाल, भगत सिंह, ये नाम आप सब लोग जानते हैं। और भगत सिंह जी का नाम तो खैर क्या कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नाम बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा हो चुका ये नाम। अर्ली एज में देखिए इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया आपकी एज में, और आप भी कर लेंगे, क्योंकि आप सब के अंदर एक भगत सिंह और एक चंद्रशेखर आज़ाद छिपा हुआ है, ये मैं भी जानता हूँ। तो अर्ली एज में भगत सिंह ने वो ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ली हैं जिसमें ये तक कहा जाने लगा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये तक कहा है कि अगर कोई इनकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं बोल पाता है, अगर वो उसकी जगह पर भगत सिंह जिंदाबाद का भी नारा देता है और भगत सिंह जिंदाबाद के लिए वो अपने हाथ उठाता है, तो उसे इनकलाब का पर्यायवाची सिनोनिम माना जाए, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद इज इक्वल टू भगत सिंह जिंदाबाद।
ये चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम है। तो एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम नौजवान सभा है, जिनमें कई और नाम हैं। इनमें यशपाल का नाम आता है, जयदेव कपूर का नाम आता है, श्याम कुमार का नाम आता है, जिनमें बहुत सारे नाम आते हैं, सुखदेव थापर साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं। और शुरुआत की नौजवान सभा ने जो रास्ता अख्तियार किया है, न वो गोली है न वो बंदूक है, बल्कि वो एक ऐसा रास्ते पर चल रहे हैं जिससे हम अपने देश की जनता के अंदर की आग को जगाएं, जिससे अपने देश की जनता को आगे बढ़ाएं और उन्हें लेकर जाएं। उसे हम आगे, अब मैं आप लोगों का पढ़ रहा था नोट्स, वो जो कमेंट दे रहे थे आप लोग, ठीक। तो कुल मिलाकर उसे आगे लेकर जाएं और आगे लेकर उस पैमाने पर पहुंचाया जाए जिसमें देश की एकता को, देश की अखंडता को बनाए रखना है। इसीलिए नौजवान सभा ने पर्चे छापे हैं। अंग्रेजों की कौन कौन सी नीतियां हैं, जिसे पैम्फलेट कहा जाता है, वो छाप कर लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि एक बात तो समझी है नौजवान सभा ने, और वो ये कि हम लोगों को आंदोलन जब चलाना है तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। बिना लोगों को जोड़े आप देश को क्रांति के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। ये नौजवान सभा ही है जिसने पहली बार पूरी आज़ादी का नारा बुलंद किया, और ये इतना मजबूत नारा रहा कि आगे चलकर पूरे देश को, और 1929 के लाहौर अधिवेशन से कांग्रेस को भी पूरी आज़ादी की मांग रखने का एक हौसला मिला, एक ताकत मिला। ये नौजवान बच्चे ही थे। यशपाल जी हैं जिन्होंने इस एक पूर्ण स्वराज की बात को रखा है, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन इस पूर्ण स्वराज को हम लोग लोगों के पास तक लेकर जाएंगे, उसके लिए जैसे होते हैं नुक्कड़ नाटक करना है। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, जिसे हम लोग कम्युनल यूनिटी कहते हैं, जिसे सांप्रदायिक एकता कहा जाता है, उसके लिए नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं। और इसी नुक्कड़ नाटक और सभाओं के बीच में एक कॉलेज का, भगत सिंह जी के कॉलेज का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें प्रोग्राम करना है। तो भगत सिंह जी ने उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है, और उस प्रोग्राम के तहत एक गाना गाया जाना है कि जो कि पंजाब का एक फोक सॉन्ग, लोकगीत के तौर पर जाना जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि वो पंजाब का फोक सॉन्ग कौन सा था, जिसे बाकायदा प्ले किया है, जिस पर डांस किया था भगत सिंह एंड टीम ने। और उस एक गाने के बदौलत उन्होंने अंग्रेजों को खुला चैलेंज दिया था। चूंकि आप लोग जानते हैं, मैंने भी उल्लेख किया था पिछली क्लास में उस गाने का, तो मैं आपसे चाहूंगा कि उस गाने का जो टाइटल है, उस टाइटल को जल्दी से आप कमेंट पे लिख दें कि भगत सिंह ने कौन से गाने पर डांस भी किया अपने साथियों के साथ, उस पूरे गाने को अच्छी तरह से वहां पर कोरियोग्राफ करते हुए अंग्रेजों को सीधा चैलेंज देने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से माध्यम किया गया जोड़ने का। तो आप ध्यान रखिए, आपको एक सवाल मैंने दिया है कि वो गाना कौन सा है, वो पंजाब का लोकगीत कौन सा है जो पंजाब का राष्ट्रगीत बन गया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। आपको उस गीत का टाइटल लिखना है। देखिए, सुशील कुमार जी ने आंसर दिया है, पगड़ी संभाल ओ जट्टा पगड़ी संभाल। यही वो गीत था जिसके लिए पूरा का पूरा कॉलेज का फंक्शन था, जिसमें भगत सिंह साहब ने पार्टिसिपेट किया है, और सुखदेव साहब और उनके कुछ एक साथी जो सीनियर भी हैं हमारे भगत सिंह साहब के, तो उन्होंने इस एक गाने का, यानी कि इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे हम लोग, तो उसका विरोध किया। तो पता चला कि कोई भगत नाम का लड़का है जो कि हम लोगों का सीनियर है, वो लड़का इस गाने पर पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अब सब लोग, बेसिकली जो लोग पहुंचे कि हम लोग भगत का बायकॉट करेंगे और उसको पत्थर वगैरह मारा जाएगा, यानी जो मंच होगा उस पर पत्थर मारकर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ा सा जो फंक्शन हॉल है, जिसमें पीछे की ओर सुखदेव थापर साहब और ये लोग सभी लोग खड़े हैं, और अभी दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन इस गाने के बाद ऐसी दोस्ती होगी इन सब के बीच में कि कहीं ना कहीं आगे चलकर इस दोस्ती को मरते दम तक चलाने का काम किया जाएगा। अच्छा, जतिन कुमार जी ने एक बात बोली है, लिखा है कि ये गाना भगत सिंह के चाचा जी ने, नहीं लिखा नहीं था बेटा, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने इस गाने को लिखा नहीं है, ये एक लोकगीत है। वास्तविक रूप से इस गाने को किसने लिखा है नहीं मालूम है, लेकिन जो कुछ एक रेफरेंसेस मिलते हैं, भगत सिंह, चाचा अजीत सिंह जो हुआ करते थे भगत सिंह के, उनके एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था सूफी अंबा प्रसाद। तो कहते हैं ये गाना उनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये कहीं भी आपको ठीक ठीक लिखा नहीं मिलेगा। इसलिए इस गाने के लेखक कौन है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए इसको ऐसे मत याद करिएगा कि अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह ने इस गाने को लिखा है, लिखा नहीं है। हाँ, इस गाने को उन लोगों ने बहुत बड़ा किया हुआ है, बहुत बड़ा भारत माता सोसाइटी
एक बनाकर इस गाने को बहुत बड़े काम पर लेकर जाने का अंजाम दिया गया था। ठीक, तो कुल मिलाकर अब इस गाने को जब वहां पर कोरियोग्राफ किया गया, जिसमें भगत सिंह साहब बीच में हैं, तो देखा गया और इस गाने पर जैसे ही ये गाना बजना शुरू हुआ, इस गाने पर पूरा पंडाल जो है वो झूम उठा है। और आपने देखा होगा अजय देवगन साहब की एक फिल्म आई थी जो शहीद भगत सिंह पर बनाई गई थी, जिसमें ये गाना भी दिखाया गया, फिल्माया गया है, पगड़ी संभालो जट्टा पगड़ी संभाल करके। वो अलग बात रही कि फिल्म वाला जो गाना है वो थोड़ा सा मिला जुला कर, उसमें कुछ एडिटिंग की गई है, समीर साहब ने उसमें कुछ नए शब्दों को जोड़ा है, लेकिन ये वास्तविक रूप से लिखा हुआ पुराना पंजाब का लोकगीत है। अब ये संस्था चल पड़ी है। उधर हमारे चंद्रशेखर आजाद भी इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे नौजवान बच्चों को जोड़ें, कौन सी एक नई संस्था बनाएं और आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव थापर, जयदेव कपूर, जय गोपाल, फणीश्वर वेणु, छबील दास मेहता, यशपाल, इन सब लोगों ने मिलकर फिर एक नई संस्था को जन्म दिया और उस संस्था को हम लोग देते हैं नाम HSRA, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कल की क्लास अगर याद होगी आपको तो ध्यान होगा, हम लोग ने चर्चा किया था HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब उसे एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है, उसे एक नया शब्दावली दिया गया है और वो शब्दावली है हिंदुस्तान समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट हिंदुस्तान समाजवादी जनसंघ के तौर पर जनता का एसोसिएशन, यानी कि रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम देते हुए इसे बड़ा रूप देने का काम किया गया। इस HSRA की स्थापना की गई है 10 सितंबर को, 10 सितंबर 1928 को की गई है और ये वही दौर है जब साइमन कमीशन भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो लगभग पैरेलल घटनाएं चल रही हैं। तो 1928 के सितंबर मंथ में दिल्ली का एक बड़ा प्रसिद्ध मैदान जिसे फिरोज शाह कोटला मैदान कहा जाता है, बेसिकली फिरोज शाह कोटला को अगर पुराने जमाने में लेके चले जाएं, फिरोज शाह तुगलक के जमाने में चले जाएं, तो ये एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था कोटला फिरोज शाह। ठीक है, आगे चलकर जब दिल्ली बहुत बड़ा हो गया तो फिर उसमें एक मैदान के रूप में एक नया नाम दिया गया जिसे फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम दे दिया गया। इसी मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और उनके वो साथी जिनका नाम मैं ले रहा हूं आपको, यस बिल्कुल सही कहा है सुशील जी, अब इसका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से जोड़ा गया है इसको और इस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया है। तो यहां पर HSRA का स्थापना कर दिया गया। एक देखिए इंपॉर्टेंट शब्द आया हुआ है S, सोशलिस्ट। यह शब्द कैसे जुड़ गया, क्यों जुड़ गया? तो इस शब्द को जोड़ने का काम किया है हमारे भगत सिंह ने। भगत सिंह रूस के साम्यवादी दल से बड़े प्रभावित हैं और रूस का जो साम्यवादी दल है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, इस कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा रूप देने का काम किया था रशियन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, जिन्हें हम लोग व्लादिमीर इलिच लेनिन के नाम पर जानते हैं। तो उन्होंने जार सिस्टम का, साम्राज्यवादी व्यवस्था का विरोध किया था और वहां पर एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें सभी लोगों के बराबरी दर्जे की बात की जाती है। उद्योगपति भी अपने आप में एक संस्था के तौर पर है और आम आदमी भी एक संस्था के तौर पर है। तो जो कुछ भी विकास हो रहा है उसमें दोनों का योगदान है, इसलिए दोनों को बराबर के अधिकार देने की बात करते हुए कहीं ना कहीं उसी सोच को भारत में जब लाया गया तो थोड़ा सा उसे और डिफाइन कर दिया गया। क्लास का टाइम मेरा अश्वनी, मेरी क्लास का टाइम है आपका फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि शुक्रवार और शनिवार को 11:15 पर होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, बाकी लोग भी ध्यान रखिएगा और आपके जो साथी छूट गए हैं उनको भी जोड़ने का काम करिएगा। ठीक, तो फ्राइडे एंड सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार 11:15 पर हम लोग अपनी क्लास को करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर है। ठीक, तो अब कुल मिलाकर इस संस्था को बना दिया गया। इस संस्था ने शुरुआत दौर में उसी तरीके से वही नुक्कड़ नाटक करना, वही लोगों को मिलना, इस्लाम को और हिंदू को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, यानी जो भारत के अलग अलग धर्म और संप्रदाय हैं उन सबको एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच आपको ध्यान होगा, अभी मैंने चर्चा किया था और वो ये था कि साहब साइमन आयोग भी आया है और साइमन आयोग का विरोध किया जा रहा। तो कल की क्लास अगर आपको ध्यान होगी तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो लाला लाजपत राय जब इस आयोग का विरोध कर रहे थे
तो लाठी चार्ज हुआ है और लाठी चार्ज किया गया तो वो अधिकारी जिसने लाठी चलाने का आदेश दिया था उसका नाम हुआ करता था स्कॉट, जो कि लाहौर का पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, जिसमें लाला साहब बुरी तरह घायल हो गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। बस इसी डेथ से HSRA के जो नौजवान नेता हैं वो गुस्सा हो गए, इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, उनके अंदर का गुस्सा इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने अब ये तय कर लिया कि हम लोग गोली मारेंगे, स्कॉट को जिंदा नहीं रहने देंगे। जिसने हमारे पिता तुल्य लाला साहब को, हमारे शेरे पंजाब को, पंजाब केसरी को मारा है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अलग बात रही कि स्कॉट नहीं मरा, बल्कि उसकी जगह पर जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है वो सैंडर्स नाम का अधिकारी है। कैसे क्या हुआ अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, उसको आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये घटना अंजाम दी गई है 17 दिसंबर को, और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और एक मराठी पुणे से ताल्लुक रखने वाले नौजवान क्रांतिकारी नेता हैं जिन्हें राजगुरु के नाम पर जाना जाता है, उनके द्वारा गोली चला दी गई है। वो कंफ्यूजन का पार्ट रहा कि वो सैंडर्स मर गया है। अब हुआ क्या है, देखिए, स्कॉट को मारना है, पुलिस रैंक और भी जो आपका जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है उसको अगर मारना है तो फिर सही कहीं ना कहीं देखिए साहब पूरा प्लान करना पड़ेगा। तो पूरा प्लान किया जा रहा है। स्कॉट जो कि पुलिस कमिश्नर है उसका ट्रेसिंग किया जा रहा है। इस काम की जिम्मेदारी HSRA के 2 मेंबर को दी गई है। एक का नाम है जयगोपाल और एक का नाम है फणीश्वर वेणु। ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये लोग पूरा डिटेल देंगे, ये लोग पूरी तरीके से एक एक घटना को बताएंगे। अगर थोड़ा सा करंट से जोड़ने का काम करें तो देखिए, कल बगदाद में एक अमेरिकी हवाई हमले में वहां के सुलेमानी साहब को मार दिया गया है। ये एक बहुत जबरदस्त, जैसे नहीं पूरी रेकी वाला काम हो रहा है, एक एक पल की खबर का प्रोग्राम किया गया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये काम भी किया गया। तो जयगोपाल और फणीश्वर वेणु लगातार पीछा कर रहे हैं स्कॉट का, उसका टाइम टेबल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें खबर लगी है, उन्हें पता चला है कि 17 दिसंबर वाले दिन स्कॉट शाम 4:30 बजे लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आएगा, जो कि एक निरीक्षण होगा, जो कि एक इंस्पेक्शन का काम होगा। बस तय कर लिया गया है कि यहीं पर इस काम को कर दिया जाएगा। अब ये सब लोग प्लान के हिसाब से चल पड़े हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ये लोग गोली मारेंगे। इनमें से कोई एक या कोई 2 गोली मारेगा। 3 लोगों का ग्रुप इसलिए बना गया है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो बैकिंग करते हुए एक दूसरे को सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए। तो ये काम कर दिया गया है। अब इसी तरीके से जयगोपाल का काम होगा कि वो आपको आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे कि स्कॉट कौन है। पूरे प्लान के तहत ये लोग लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। रेलवे स्टेशन अंदर जाने की जो सीढ़ियां बनी है किनारे की ओर 2, तो आप देखा होगा पुराने जमाने में जब सीढ़ियां बनती थी तो अगल बगल उन सीढ़ियों को पकड़ने के लिए दीवार टाइप की बना दी गई है। तो दीवार बना दी गई है। अब दीवार जब बना दी गई तो उसी जो राइट हैंड साइड का टाइप का की ओर का जो इलाका है, उस इलाके पर जयगोपाल आकर अपनी साइकिल लेकर खड़े हो गए हैं, जो कि साइकिल को उल्टा कर बैठे हैं, पहिया ऊपर गद्दी नीचे की ओर। और ये सिर्फ दिखावा है इस बात का कि साइकिल को कुछ ठीक कर रहे हैं। ठीक वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो देख रहे हैं एंट्रेंस डोर से जो आएगा स्कॉट, उसकी पहचान कराना है, क्योंकि झाड़ियों में जो 3 साथी छिपे हुए हैं जिनके नाम आप सब लोग बखूबी जानते हैं, उनको पहचान कराने का काम करना है। अब ये लोग बैठे झाड़ियों में छिपे इंतजार कर रहे हैं। जयगोपाल बार बार उस गेट की ओर देखते हैं। किसी ने भी बाएं हाथ की सीढ़ी के जो हिस्सा है उस ओर नहीं देखा कि उस ओर भी एक मोटरसाइकिल खड़ी है। ध्यान किसी का नहीं गया, क्योंकि सब लोग तो कंसंट्रेट स्कॉट को लेकर आए हैं, तो क्या मतलब है मोटरसाइकिल से। अब इस बीच जयगोपाल सामने वाली भी जो झाड़ियां उसमें इशारा कर रहे हैं कि स्कॉट आ रहा है, उसकी गाड़ी आ रही है। अब तक उनकी साइकिल सीधी हो चुकी है और अब उन्हें अगले कुछ देर के लिए और इंतजार करना है। गाड़ी से उतरा है स्कॉट, जो कि अंदर चला गया है और अभी वो कुछ देर निरीक्षण करेगा, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, फिर वापस आएगा। तो जब वापस आएगा तो जयगोपाल को वापस आते स्कॉट को दिखाना है और खुद अपनी साइकिल लेकर चले जाना है। बस इतना काम है। इस बीच व्हाइट कलर, उस जमाने में अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे उनकी यूनिफॉर्म का जो कलर था वो था व्हाइट। तो व्हाइट कलर का ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक बड़े अधिकारी के यूनिफॉर्म में एक दूसरा अधिकारी आ रहा है।
अब वो आ रहा है। अच्छा, इस बीच हुआ क्या कि हमारे जयगोपाल अब ये घबरा गए, डर गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने स्कॉट की जगह पर जो निकलने वाला अधिकारी है जिसका नाम सैंडर्स है, जेपी सैंडर्स, उसको पहचान करा दिया कि ये स्कॉट है और अपनी साइकिल लेकर वो फुर्र फरार हो गए। अब स्कॉट आया, सीढ़ी से उतरा, मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और झाड़ी से तीनों लोग निकल आए हैं। स्कॉट सैंडर्स जो है वो वेट कर रहा है अपने असिस्टेंट के आने का, रीडर चरण सिंह के आने का, जो फाइल वगैरह लेकर आ रहे हैं। इस बीच ये तीनों लोग झाड़ी से निकले और बढ़ चले हैं सैंडर्स की ओर कि कुछ बच्चे, चूंकि रेलवे के जो एम्प्लॉय वहां रहते भी हैं, तो कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं और बॉल जो है वो उस ओर आ रही है। तो भगत सिंह को लगा कि यार बच्चा परेशान हो जाएगा, कुछ हादसा वगैरह हो जाए तो बेहतर है। तो भगत सिंह अपने दो साथियों को उस ओर जा रहे हैं, जो सैंडर्स की ओर जा रहे हैं, उनको छोड़कर बच्चों की ओर चले गए। बॉल उठाई और उन्होंने बॉल को दूसरी दिशा में फेंक दिया ताकि बच्चे उधर चले जाएं। इस बीच गोली चल गई। जो आपके राजगुरु हैं, जो कि अर्ली एज, जो 18-19 साल के, 20 साल के नौजवान बच्चे हैं, ये बड़ी तेजी से पहुंचे और उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी है। सैंडर्स को लगा कि कोई आ रहा है उसकी ओर, जब तक वो पलटता, जब तक वो अपने आप को संभालता, तब तक धड़ाक से गोली लग गई। और गोली लगी तो फिर हमारे भगत सिंह जो पीछे की ओर पड़ गए थे, उन्होंने आवाज लगा दी, भागो। अब दोनों लोग उनके साथ ही भाग चले। हमारे भगत सिंह भी भाग रहे हैं। वो सैंडर्स के पास तक पहुंचे और 2 गोली और मार दिया उन्होंने सैंडर्स को, क्योंकि उनके सैंडर्स ने उनके 2 साथियों को तो देख लिया था। उन्हें मालूम था कि अगर ये बच गया तो मेरे दोनों साथी पहचान कर लिए जाएंगे, तो गोली मार दी उन्होंने भी। और अब ये तीनों लोग भाग रहे हैं। अब ये तीनों लोग भाग रहे हैं तो फाइल लेकर आ रहा असिस्टेंट चरण सिंह भी आ रहा है। और वो जैसे ही आया तो देखता क्या है, गोली की आवाज सुनकर भाग कर आता, देखता क्या है कि उसके साहब गिरे पड़े हैं, खून बह रहा है और 3 लड़के भाग रहे हैं एग्जिट गेट की ओर से। तो चरण सिंह ने पीछा कर लिया है। थोड़ा सा कुछ देर के डालमा में आया, क्या करूं, सर जी को देखूं, कि तब तक उसने तय किया पीछा करता हूं, सरदार लंबा चौड़ा। अब उसने पीछा कर लिया है और रुको, कौन हो, किसने मार दिया, कौन भाग रहा है, मैं गोली मार दूंगा, रुक जाओ। कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। ये तीनों लोग भाग रहे हैं और जहां एग्जिट गेट का डोर है वहां से ये तीनों लोग लेफ्ट हैंड की ओर घूम गए हैं, क्योंकि आगे की झाड़ियों से निकलकर बाहर जाना है। अब ये लोग निकल पड़े हैं। उस पिलर के पीछे से एक गेरुआ कपड़ा पहना हुआ बाबा निकल आया है, योगी बाबा। और वो योगी बाबा जो है वो चरण सिंह को रोक रहा है कि चरण सिंह पीछा मत करो, ये जो भी है उनको जाने दो, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखो तुम भारतीय हो, ये लोग भारतीय, जो मरने वाला वो अंग्रेज, और हर अंग्रेज मरेगा जब तक वो देश नहीं छोड़ेगा। अब चरण सिंह परेशान, यार ये बाबा कौन है, इसको देना उपदेश कुछ और है, दे कुछ और उपदेश रहा है। इस बीच चरण सिंह ने ध्यान नहीं दिया, मतलब इग्नोर किया, और फिर वो 2 कदम आगे बढ़े। तो हमारे आजाद साहब ने, जो कि बाबा के रूप में गए हुए थे, उन्होंने फिर टोका कि नहीं चरण सिंह, आगे मत बढ़ो, तुम भारतीय, मैं भारतीय, मारने वाले भारतीय, अंग्रेज जो मरा है वो अंग्रेज हमारे देश के रहने लायक नहीं है, उसे निकालना है, इसलिए जाने दो, छोड़ दो। अब चरण सिंह थोड़ा 2 कदम और तेजी से बढ़ाए और तब तक हमारे बाबा, जो कि चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने अपने कमंडल के अंदर अपनी अमेरिकन सेमी ऑटोमेटेड गन जो थी वो लिया हुआ था, कमंडल फेंका, बंदूक निकाली और धाए से गोली मार दी है। चरण सिंह भी ढेर हो गए हैं और अब ये लोग निकलकर भाग गए हैं। और भागकर अब ये लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में भी बम फेंकने का काम करना है। और ये लोग दिल्ली पहुंचकर अपनी तैयारियां, यानी छुप कर तैयारियां कर रहे हैं। उधर कौन थे, क्या थे, क्योंकि देखने वाला जो आदमी है वो तो जिंदा नहीं बचा, तो कौन है, क्या नहीं है। और चूंकि ये लोग छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो अंग्रेजी पुलिस की ओर से अब लगातार धरपकड़ हो रही है। उन मासूम लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जो बेचारे बेगुनाह है, जो इस कांड से कोई मतलब नहीं रखते हैं। यानी अब पुलिस का अत्याचार बढ़ता चला गया है। उधर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की तैयारी है, क्योंकि वहां पर 2 बिल आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं कुछ भारतीयों को परेशान करने की प्रॉब्लम करने वाले हैं। इसी का विरोध किया जाएगा। पहले का प्रोग्राम यह है, पहले की प्लानिंग यह है कि बम फेंकेंगे, बम फेंकने के बाद भाग आएंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन जब यह पता चला कि लाहौर वाले केस के कारण नौजवान बच्चों को पकड़ा जा रहा है, पुलिस अत्याचार कर रही है, कुछ का तो इनकाउंटर तक कर दिया गया है, तो फिर अब हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद साहब ने तय किया है कि यार भागना नहीं है। आजाद साहब तो नहीं, लेकिन हाँ भगत सिंह ने यह तय कर लिया है कि भागना नहीं, क्योंकि आजाद साहब तो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी साथी अंग्रेजों के हाथ पड़ जाए।
लेकिन भगत सिंह ने अपना तर्क दिया कि आजाद साहब, जो पुलिस हम लोगों के नाम पर मासूम बच्चों को, मासूम नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है, उसको अगर रोकना है तो हम लोगों को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस का अत्याचार आम लोगों को परेशान कर देगा, जिसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम लोगों की है। इसलिए मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो वहां पर रुकूंगा, अपनी गिरफ्तारी दूंगा। तो अब अगला प्लान ऐसा चला कि ठीक है, गिरफ्तारी दो, और ताकि जो ध्यान उस ओर चला गया है पुलिस का, उसको भटका दिया जाए और फिर हम लोग जेल तोड़कर तुमको निकाल लेंगे। क्योंकि इनके पास दो मास्टरमाइंड लोग हैं, एक का नाम जतिन दास और एक का नाम भगवती चरण वोहरा है, जो कि बम बनाने में बड़े होशियार लोग हैं। तो इनके माध्यम से यह काम कर लिया जाएगा। तो ठीक है, चलो तय कर लिया गया। अब ये लोग जतिन दास से मिलते हैं। जतिन दास जो पहले क्रांतिकारी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों से इस काम को छोड़ दिया है, और लेकिन वो अभी भी जानते हैं, फिजिक्स के अच्छे टीचर हैं, केमिस्ट्री के अच्छे टीचर जानकार थे। तो उनसे मुलाकात की गई। जतिन दास ने पहले मना किया कि नहीं, वो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन भगत सिंह के तर्कों के आधार पर, क्योंकि भगत सिंह साहब देखिए बहुत पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, वो किसी भी बात को पहले तो सुनते थे और ध्यान से सुनने के बाद फिर वो उसका काउंटर करते थे, और जब उनका काउंटर आता था तब फिर उनमें किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि फिर वो उनका जवाब दे पाए, क्योंकि वो बेतर्क कर देते थे लोगों को, यानी पूरी तरह से खत्म कर देते थे अगले तर्कों को। तो अब जतिन दास भी तैयार हो गए हैं, लेकिन बम ऐसा बनाना है जो किसी को मारे नहीं। तो तुम लोग बम ऐसा फेंकोगे जो किसी की जान नहीं लेगा, क्योंकि किसी की जान लेकर आजादी प्राप्त नहीं की जा सकती है। आजादी प्राप्त करने के लिए हमें अगर अपनी जान की परवाह करनी है, अपने देश के जान की परवाह करनी, तो हमें देखो दूसरे का भी सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस काम को करेंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे जिससे किसी की जान न जाए और मामला न बिगड़ने पाए। ये बात ठीक है, डन। अब यह हो रहा है कि साहब सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने जाएगा कौन कौन? तो भगत सिंह का नाम आ चुका है। इस बीच हमारे सुखदेव राजगुरु साहब बोल बैठे कि मैं भी जाऊंगा। तो आजाद साहब ने उन्हें डांट दिया कि नहीं, तुम बैठो शांत, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वैसे भी मैं तो नहीं चाहता कि भगत भी जाए, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पहले से पुलिस के रडार पर आ चुके हो। तो इस बीच अगला कुछ बात कहते, तब तक हमारे बीके दत्त, जिन्हें बटुकेश्वर दत्त कहा जाता है, उन्होंने कहा आजाद साहब मैं तो जाऊंगा, पिछली बार मैं जाने वाला था, आपने जाने नहीं दिया, इस बार मैं जाऊंगा। ये बात ठीक है भाई, बटुकेश्वर दाएं जाएंगे। भगत सिंह ने कहा कि देखिए मैं भी जाऊंगा और मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। अपने तर्क वितर्क चले, फाइनली ये दोनों लोग पहुंच गए हैं। अब ये दोनों लोग असेंबली में पहुंच गए हैं, सेंट्रल असेंबली में, और पूरा जो खाका मिल चुका है, जो पूरा डिजाइन मिल चुका है, उसमें ये लोग किनारे की ओर बैठ गए हैं। और किनारा इसलिए चुना है कि वो किनारा चुना गया जिधर असेंबली पूरी खाली है, कोई है नहीं, आसानी से बम फेंका जाएगा, आसानी से इस आवाज के साथ अंग्रेजी कान के पर्दों को हिला दिया जाएगा। ऐसे कुछ बड़े काम के साथ हम लोग वहीं पर खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी गिरफ्तारी देंगे। शुरू हो गया मसला। अब जैसे ही सेंट्रल असेंबली पर यह बिल आ रहा है, जिसे नाम दिया गया है ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, देखिए लिखा भी हुआ है, ये दोनों बिल पास करने की जैसे ही बारी आती है, स्पीकर जैसे ही इस दोनों बिल की बात करते हैं, तुरंत ही ये दोनों लोग खड़े हुए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, कुछ पर्चे फेंके हैं और फिर वो बम निकाला और किनारे की ओर फेंक दिया। बम फेंक दिया, एक बड़ा तेज धमाका हुआ। तो फिर जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मानवीय हरकत होती, पहले भाग चलो। तो अब कुल मिलाकर जो विधानसभा के केंद्रीय विधानसभा के सदस्य हैं, उनको निकाला गया सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा, और बाकी भगदड़ मची हुई है। ये लोग किनारे खड़े, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह का नारा लगाता हुए ये लोग वहीं पर खड़े हैं। पुलिस आती है, इनको गिरफ्तार करती है और लेकर चली गई। दिल्ली के लाल किले में केंद्रीय विधानसभा बम कांड का मुकदमा चलाया गया। दिल्ली के लाल किले में इसलिए मुकदमा चलाया गया क्योंकि बड़ी जगह पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पूरे मुकदमे में इन्वॉल्व किया जाए और कितनी सजा दी जा सकती वो तय किया गया। तो लाल किले में मुकदमा चलाया जा रहा है। भगत सिंह का भी चाहते थे कि कुछ ऐसी जगह मुकदमा चलाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, क्योंकि मीडिया ने कहीं ना कहीं इनको आतंकवादी बना दिया है। तो ये बताना चाहते हैं कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर रेवोल्यूशनरिस्ट। यार हम लोग क्रांतिकारी, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। और लाल किले जैसी मुफीद जगह, और अब तक भारत की जो राजनीति है ना, वो थोड़ा सा इंटरनेशनली यानी अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो कई सारे पत्रकार आए हैं जहां पर भगत सिंह अब जो बहस चल रही है उसमें अपनी बातों को, अपने तर्कों को रखते हैं, और इसी एक तर्क वितर्क के आधार पर अब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और इनकी टीम क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, ये जनता को पता चल गया।
इतना बड़ा नाम हो गया, पब्लिक इनको प्यार इतना पसंद करने लगी है। और इसी समय स्टेटमेंट आया था हमारे सुभाष चंद्र बोस का कि अगर इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोल पाते हो तो भगत सिंह जिंदाबाद बोल दो, दोनों में उतनी ही बड़ी ताकत है, दोनों उतने ही एनर्जेटिक स्टेटमेंट है जो हमारा काम पूरा कर देंगे। यही वो समय है। तो ये मुकदमा चला। अब चूंकि पेपर में मुकदमा आ चुका है और उधर इस पेपर में आने वाली बात को देखकर जय गोपाल, फणीश्वर वेणु ये थोड़ा डर गए हैं। डरे हुए दोनों लोग लाहौर में हैं। लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां पर लाहौर में सैंडर्स जो मर्डर केस हुआ था उसका वो हवाला देते हैं और उसमें वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी थे, यानी वो भी इन्वॉल्व थे, इसलिए वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। और उनके बताए गए निशानदेही पर अब पुलिस की छापेमारी का काम शुरू हो चुका है और लगभग पूरा HSRA एक बार फिर पकड़ लिया गया। कुछ लोग बच गए हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद बच गए हैं, यशपाल साहब बच गए हैं, सुरेंद्र पांडे जी बच गए हैं, 2-4 और लोग बच गए हैं, बाकी लोग पकड़ लिए गए। पकड़कर उनको लाहौर ले जाया गया, जहां पर उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड का मुकदमा चलाया गया। केंद्रीय विधानसभा बम कांड के लिए लाल किले से इन दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन लाहौर के मर्डर केस के लिए 3 लोगों के नाम, जिनको हम लोग सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के नाम पर जानते हैं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई और लाहौर के जेल में डाल दिया गया। उधर चंद्रशेखर आजाद साहब, सुरेंद्र पांडे साहब और हमारे यशपाल साहब पहुंच गए हैं इलाहाबाद की ओर। बेसिकली वो लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथियों को, भगत को और इन सभी लोगों को जेल से बाहर निकाला जाए। भगवती चरण वोहरा को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसा बम बनाए जो दीवार को तोड़ दे और इतनी हलचल मचा दे कि हम लोग उस हलचल में जब तक पुलिस संभले अपने साथियों को निकाल बाहर करें। तो ये तैयारी चल रही है। भगवती चरण वोहरा एक अच्छे परिवार से आते हैं। उनके पिताजी अंग्रेजी सरकार के बड़े मतलब बड़े उपाधियों के साथ रह चुके हैं, तो अच्छी फैमिली से आते हैं। भगवती चरण वोहरा साहब भी क्रांतिकारी बन गए हैं और उनकी पत्नी है जिन्हें दुर्गा देवी के नाम पर जाना जाता है, जो क्रांतिकारियों के बीच में दुर्गा भाभी के नाम पर जानी जाती थी। ये भी अपने पति के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के रास्ते पर चल पड़ी हुई हैं। यानी ये दोनों लोग हैं। इनके साथ साथ HSRA में और भी कुछ महिलाएं हैं, जैसे सरला देवी हैं, जैसे आपके प्रेम देवी हैं, जैसे आपके प्रकाशवती कपूर हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जो HSRA में जुड़ी हुई हैं। तो बम बनाने की जिम्मेदारी भगवती साहब को दी गई है। वो बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं जंगल में छिपकर। और इसी बीच दुर्भाग्य का विषय रहा कि वो बम जो ट्रायल पर था वो फट गया है, जिसमें भगवती साहब बुरी तरह घायल हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। उनकी पत्नी ने अपने पति के मरने के बाद भी क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया है। इधर इलाहाबाद पहुंच चुके हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब है, जिनको जानकारी नहीं है अभी जानकारी से लोग दूर हैं। तो चंद्रशेखर आजाद साहब हमारे भगवती चरण यशपाल साहब और सुरेंद्र पांडे मिलकर आगे की रणनीति पर तैयारी कर रहे हैं। और अब यशपाल और सुरेंद्र पांडे निकल चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं। हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद साहब रुके हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनको बेसिकली किसी और से भी मिलना, उसके बाद वो निकलेंगे। तो जब इस तरह की बात आई तो चंद्रशेखर ने कहा, यशपाल और सुरेंद्र तुम लोग जाओ, मुझे अभी किसी और से मिलना, उसके बाद मैं आऊंगा। आप चले गए वो लोग। लेकिन जैसे ही वो लोग मेन डोर पर, इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, अब उसे आपका ASI का जो ऑफिस है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, उसके बगल का पार्क है। तो यहाँ पर एक नाली भी बहती है, बड़ी चौड़ी सी नाली है, जिसके ऊपर ऊपर आप बैठने का बनाया हुआ है, पुलिया टाइप का बना हुआ है। तो जब ये दोनों लोग गुजरे ना, तो यशपाल को डाउट हुआ, यार ये 3 लोग वहां पर बैठे हुए हैं जिनकी गतिविधि थोड़ी संदेहास्पद लग रही है। ये लोग लगातार बराबर पार्क की ओर क्यों देख रहे हैं, पार्क की ओर इशारे करके क्यों बातें कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, यार कुछ गड़बड़ लग रहा है। लेकिन फिर वो आगे बढ़ गए। अभी 2 कदम और आगे बढ़े होंगे कि तब तक देखते क्या है कि पुलिस की 3 गाड़ियां आ रही हैं जो तेजी से उस पार्क के अंदर गई। अब यशपाल को डाउट हो गया कि हो गया है मामला गड़बड़। ये लोग पार्क की ओर भागकर आते हैं, लेकिन तब तक आजाद साहब को घेरा जा चुका है। ये बात 27 फरवरी 1931 की है। घेरा जा चुका है, दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं और उस गोलियों में आजाद साहब ने पुलिस को, जो इलाहाबाद के SP रैंक के अधिकारी हुआ करते थे, उनको जो नाली में छिपकर पीछे से जाकर आजाद साहब को घेरने की कोशिश कर रहे थे, आजाद साहब को भनक लग गई, उन्होंने धड़ाक से गोली मारी। अपने आप को SP महोदय पुलिया में नाली के अंदर छिपाने की कोशिश करते हैं, तब तक उनकी गोली जो है उनके जबड़े पर लग गई और पूरे जबड़े को उन्होंने पूरा मतलब जो होता नहीं, एक भयानक चोट पहुंचा दिया है।
अच्छा, कोमल जैपिलाबाद से हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा अल्फ्रेड पार्क कहां पर है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर अब इस तरह की घटना हुई और अंतिम गोली जब बच गई है तो कहते हैं कि आजाद साहब ने वो अंतिम गोली खुद को मार ली है। कर्नल नॉट को बुलाया गया था, जो कि स्पेशली इसी बात के लिए बुलाया गया था कि जो आजाद साहब को शिकार बनाएगा। अपने जमाने का एक बहुत बड़ा निशानची हुआ करता था कर्नल नॉट। तो कर्नल नॉट बुलाया गया और कर्नल नॉट भी इस टीम को लीड कर रहे हैं। उधर आजाद साहब गोली तो मार चुके हैं, तो उनके शरीर का आधा हिस्सा पेड़ के पीछे है और आधा हिस्सा बाहर की ओर गिरा पड़ा हुआ है। अब पुलिस वालों को डर लग रहा है कि कैसे आगे बढ़े। अब वो एक दूसरे को आगे बढ़ो कर रहे हैं। अब कोई हिम्मत ना करे, पता नहीं लेटा ही आदमी उठे धाए से गोली मार देगा, तो बड़े परेशान है। खैर हिम्मत करते करते पास पहुंचे हैं। देखा क्या कि आजाद साहब मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और कर्नल नॉट का देखिए दरिंदगी इसे कहा जा सकता है कि उसने अब मर चुके एक शहीद व्यक्ति के पर, एक डेथ व्यक्ति के ऊपर 2 गोलियां अलग से चलाई हैं। मतलब ये निर्ममता कही जा सकती है अंग्रेजों की, कितने क्रूवल थे अंग्रेज, किस तरह से वो हमारे भारतीयों को, हमारे भारतीय नेताओं को मारने में कोई कोर कसर नहीं रखा करती थी। तो फाइनली आजाद साहब मर गए। उधर जो लाहौर की जेल है उसमें तैयारी चल रही है और फांसी देने की बात आती है तो अभी आप लोग ने बताया था आंसर, 23 मार्च 1931 की बात है कि हमारे तीनों इन नौजवान नेताओं को फांसी की सजा दी जा रही। देखिए जोश, आप देखिए जोश देखिए, और अपने लक्ष्य देश की आज़ादी है, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मतवाले दीवाने जो शब्दावली का प्रयोग मैंने पहले किया था वो दिखाई पड़ रहा है। ये लोग उस वक्त भी बड़े जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जब वो लोग पहुंच रहे हैं उस तख्त पर जिसे फांसी दी जानी है, वहां पर भी पहुंचकर ये गुनगुना रहे हैं, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की खुशबू, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की खुशबू, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। यानी मैं मर भी जाऊंगा तो जो मेरी लाश जहां मुझे अंतिम वो दिया जाएगा, चाहे वो दफनाया जाए या जलाया जाए, जो भी कल्चर रहेगा, उसके बावजूद देश की मिट्टी से, जो हमारी मिट्टी से खुशबुए वतन, जब आदमी हमारा नाम लेगा, जब हमारी चर्चा करेगा, तो कभी भी हमारी शहादत को भूल नहीं पाएगा। और नो डाउट आज भी इन सभी नौजवान हमारे नेताओं की शहादत को कोई नहीं भूल पाया है। आज भी जब इनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, इस क्लास को मैं कर रहा हूँ, तो अब चूंकि ये दिखाई नहीं पड़ सकता है, मेरे जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो रहे हैं इस पूरे क्लास को लेने के दौरान। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी उस वक्त होता तो 2-4 गोली तो मैं भी मार देता। कहीं ना कहीं एक जो जोश है वो अपने देश के प्रति जो जगाता है वो दिखाई पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इस आंदोलन को आगे चलाया गया और उधर यशपाल जो बच गए उन्होंने फिर से इस आंदोलन को चलाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन वो फाइनली इस आंदोलन को पूरा चला नहीं पाए क्योंकि जो जोश और जज्बा चाहिए था वो पूरा बन नहीं पाया है और जिसकी वजह से दिक्कतें और परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। आगे चलकर यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यशपाल महोदय आगे एक बड़े लेखक के तौर पर हो गए और जो हम लोग ने अभी चर्चा किया था ना, लाहौर कांड वाला कैसे गोली चली है, इन सब का उल्लेख यशपाल साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। फिलहाल ये आज की क्लास थी, हम लोग आज तक यहीं पर रुकते हैं, अपने आप को यहीं पर रोकते हैं। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने आज हम लोगों को 4 मिलियन की कैटेगरी में पहुंचा दिया है। जल्दी से जल्दी और सब्सक्राइब करें, इस रिंग को और बजाएं ताकि ये नंबर और बड़ा होता जाए, आप एक बड़ी ताकत के रूप में जाने और पहचाने जाएं। तो ये मेरा फिर से गुजारिश, एक रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि देखिए ताकत बहुत बड़ी चीज़ है। ताकत का मतलब यहाँ पर शारीरिक ताकत से नहीं है, यहाँ पर हमारी वो ताकत जो हमारी आपकी शिक्षा से बढ़ने वाली है, तो उसको बनाकर रखना है, उसे बढ़ाना है। और शेयर जरूर करें, लाइक ये आपके ऊपर ऑप्शनल पार्ट है। अगर आपको लगा हो क्लास अच्छा है तो लाइक करें और उसको शेयर करें, ठीक है। कमेंट्स के लिए आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिसके जवाब हम लोग आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ठीक है। और बाकी क्लास की टाइमिंग की जो बात अभी मैंने आपको बताया, क्लास की जो टाइमिंग है आपकी फ्राइडे और सैटरडे 11:15 पर होता है। एक छोटा सा गुजारिश और करूंगा कि आप लोग, मैं पिछले कल भी मैंने देखा और आज भी देखा कि आप लोग थोड़े कम जुड़े हुए हैं। अब ये ठंड का असर है कि क्या नहीं मालूम, लेकिन
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ें और इस क्लास को पढ़ें, क्योंकि अगर दूर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्लास को आगे बढ़ाइए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। और अगली मुलाकात हमारी आपकी नेक्स्ट फ्राइडे 11:15 AM 11:15 पर होगी, भूलिएगा मत, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.